हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहां पर आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। हर एक पेड कोर्स में डेमो वीडियो आपको मिलेगा। ई बुक्स वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको रेगुलर इंटरवल पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं सभी वीडियोस का। तो आज के सेशन में जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो है माइट। माइट एक एडवर्ब है, ठीक है। माइट एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है लिटिल या फिर बिट या फिर लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। क्या कहेंगे? लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये तो है माइट का मीनिंग। दूसरा शब्द आपको दिया हुआ है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? स्टेम फ्रॉम से मतलब है, आप कह सकते हो टू हैपन एज ए रिजल्ट, टू हैपन एज अ रिजल्ट, किसी चीज के परिणाम स्वरूप घटित होना। या फिर आप ओरिजिनेट फ्रॉम भी कर सकते हैं, कहीं से निकलना, ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। कोई चीज कहां से निकली है, किसी चीज का उद्गम क्या है, किसी चीज का मूल क्या है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। फिर है अनरेवल। अनरेवल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है आप कह सकते हो फेल या गो रोंग। कोई चीज जो गलत सिद्ध हो जाए या असफल हो जाए उसे कहते हैं क्या? अनरेवल। जैसे कोई प्लान है आपका, अगर प्लान कोई अनरेवल हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो फेल हो गया है, वो प्लान आपका सही नहीं सिद्ध हुआ, उसे कहते हैं अनरेवल। कंटेन वर्ब है। कंटेन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट या फिर कंटेन से मतलब होता है कंट्रोल या फिर इसका मतलब होता है कर्ब, नियंत्रित करना, ठीक है, रोक कर रखना। ये सब होता है नियंत्रण लगाना, उसे कहते हैं कंटेन। बेयर द बर्न्ट, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू सफर द मोस्ट ऑफ समथिंग। मोस्ट ऑफ ए प्रॉब्लम कर दीजिए कि कोई समस्या है, उसका सबसे बुरा परिणाम जो है वो भुगतना। कोई भी समस्या का सबसे बुरा पार्ट जो है उसको भुगतना, उसे कहा जाता है क्या? बेयर द ब्रंट। टैक एक नाउन है। टैक का मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन या फिर आप इसे कह सकते हैं टैक्टिक, और या फिर कहते हैं पाथ। मीन्स आप किसी चीज को लेकर क्या आपकी रणनीति है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आपकी युक्ति कौशल है, कैसे रास्ता आप अपनाएंगे, उन सबको कहेंगे टैक। और टेन्यूअस देख रहे हैं आपकी OUS दे रखा है, तो इसे आप क्या कह देंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। और टेन्यूअस का मतलब होता है वीक या फिर आप इसे कहेंगे फ्रेजाइल, ठीक है। कमजोर को बोला जाता है क्या? टेन्यूअस। शेकी भी कह सकते हो, SHAKY, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज का सेशन है वो भी फाइनेंशियल आर्टिकल है, और पिछले इस वीक में हमने 2 एडिटोरियल्स ऐसे डिस्कस किए हैं जो फाइनेंशियल आर्टिकल थे। और फाइनेंशियल आर्टिकल में आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ नया, कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ नई मिल जाती है आपको, तो उसी चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। जो कुछ भी नया मिले उसको नोट करते चलिएगा। तो ये जो अंडरलाइंड पार्ट है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपको दे रखा है इंडियाज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो भारत की महंगाई किसके आधार पर? बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ में ऑन लगता है, किसके बेसिस पर? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे शॉर्ट में CPI कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI एक संकेतांक है। इसके आधार पर जो भारत की महंगाई है, क्विकन का मतलब बहुत तेज गति से बढ़ी है, और कहाँ तक पहुँची है? 6.01% पर। कब की बात है? जनवरी की बात है। जब आप कोई मंथ की बात करते हो तो इन का प्रयोग करिए। अगर आप डेट की बात करते हो तो ऑन का प्रयोग करिए। अगर आप किसी डेट या मंथ से लेकर अब तक जो घटनाक्रम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो सिंस का प्रयोग करना होता है। ब्रीचिंग, अब ये सब्जेक्ट तो यही है। अब एक काम तो इसने क्या किया, एक काम तो ये पहुँच गई,
यहाँ पर ये इसकी वर्ब है और ये करते हुए पहुँच गई, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ब्रीच का मतलब होता है इन्फ्रिंज करना, ब्रीच का मतलब क्या है, इन्फ्रिंज करना, या फिर इसका मतलब क्या है, वायलेट करना, ये इसका मतलब होता है, मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो तोड़ते हुए क्या, सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस लिमिट, सेंट्रल बैंक का मतलब केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, अपर टॉलरेंस लिमिट, अपर मतलब ऊपर वाला, टॉलरेंस का मतलब जहां तक सहन कर सकता है। भाई आरबीआई ने क्या रखा है कि हाँ यहां तक तो चलेगा, इससे ऊपर जाएगा तो हम वहन नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो वो टॉलरेंस लिमिट जो है 6% की, उसको पार कर गया, देखो 0.1% आगे निकल गया, 0.01% आगे निकल गया ये, ठीक है। तो इंडिया इन्फ्लेशन जो है भारत का सीपीआई के आधार पर ये जल्दी से पहुंच गया 6.01% पर जनवरी में, ब्रेक करते हुए, इन्फ्रिंज करते हुए, वायलेट करते हुए, ब्रेक भी लिख सकते हैं इसका। सेंट्रल बैंक के जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उसको ब्रेक करते हुए, और लिमिट कितनी है, 6% है, ठीक है। आगे देखिए, वाइल द हेडलाइन नंबर, अब हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है और कोर इन्फ्लेशन होती है, दो चीजें आपको समझनी है। एक तो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में संपूर्ण महंगाई आएगी, सभी चीजों की महंगाई को मापा जाएगा, इसके अंदर जो एनर्जी और फूड है उसकी महंगाई को भी मापा जाता है, जबकि इसके अंदर एनर्जी और फूड को निकाल दीजिए, एनर्जी और फूड को निकालकर बाकी चीज़ों की महंगाई है वो कोर इन्फ्लेशन में आएगी, जबकि एनर्जी और फूड को शामिल करेंगे तो वो महंगाई हेडलाइन इन्फ्लेशन में आएगी। तो कह रहा है हेडलाइन नंबर का मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, जो हेडलाइन वाले आंकड़े जो हैं, वॉज नो सरप्राइज, ये इसकी वर्ब है, वो भी कोई सरप्राइज नहीं था, नो यहाँ पे डिटर्मिनर है, सरप्राइज नाउन है। गिवन दैट, ये देखते हुए, गिवन यहाँ कंजंक्शन कल बनेगा, गिवन दैट, दैट लग गया इसलिए कंजंक्शन है। गिवन दैट का मतलब कंसिडरिंग, ये समझते हुए, ये विचार करते हुए कि आरबीआई हेड फोरकास्ट, आरबीआई की वर्ब हेड फोरकास्ट है। द एक्सीलरेशन, कि आरबीआई ने पहले ही पूर्वानुमान बताया था, किसका, एक्सेलरेशन का, कि ये गति तेज होगी, ये महंगाई बढ़ेगी, ये बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेट से बनता है, एक्सेलरेट का मतलब तेजी से बढ़ना होता है। द ऑफिशियल डेटा मेरिट स्क्रूटिनी, और ये किसके आधार पर था, ये ऑफिशियल डेटा जो थे उसकी स्क्रूटिनी से समझ में आया। स्क्रूटिनी का मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये सब होता है, शायद कल के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था। क्लोज ऑब्जर्वेशन कहा जा सकता है, या फिर आप इसे इंस्पेक्शन कह सकते हो, या फिर आप इसे एग्जामिनेशन कह सकते हो। तो ये सब इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है, ये सब मीनिंग होते हैं इसके। फिर समझ लीजिएगा, तो वाइल, अब ये वाइल जब होता है तो दो क्लोज को जोड़ता है वैसे, तो यद्यपि जो महंगाई है, ये जो मतलब ऊपर वाली बातें हमने करी है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, तो कह रहा है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हेडलाइन नंबर जो है वो आश्चर्य की बात नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने पहले से इस एक्सीलरेशन का अनुमान लगाया था ऑफिशियल डेटा मेरिट स्क्रूटिनी के अकॉर्डिंग, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में कास्ट आता है, जैसे फोरकास्ट है, ऐसे ही एक वर्ब होती है टेलीकास्ट, इसी तरह से एक वर्ब होती है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इसी तरीके से खुद कास्ट भी है। अब इन सभी की जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो सेम होती हैं, कहीं पर भी इसमें चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ सेम होंगी, मतलब कास्ट ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर। फोरकास्ट होगा, टेलीकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है भाई। प्रोविजनल एस्टीमेट शो, प्रोविजनल का मतलब होता है इंटरिम कह सकते हो, या फिर टेम्परेरी कह सकते हो, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप ट्रांजिशनल भी कह सकते हो, ट्रांजिटरी मान लीजिए, अल्पकालिक, थोड़े समय के, इसे कहते हैं क्या, ये प्रोविजनल के सिनोनिम है। अस्थाई, एस्टिमेट्स का मतलब पूर्वानुमान होता है, तो एस्टिमेट्स तो है नाउन और प्रोविजनल है एडजेक्टिव, और वैसे भी जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो प्रोविजनल एस्टिमेट्स जो हैं, जो भी अस्थाई यहाँ पे आंकड़े हैं ठीक है, जो भी पूर्वानुमान लगा रखे हैं और अस्थायी रूप से पूर्वानुमान लगाए गए हैं, वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ये इसकी वर्ब हो गई। क्या दिखाते हैं,
द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है दूर दराज का क्षेत्र, जो शहर से दूर हो, जो कम डेवलप्ड क्षेत्र हो, जो रिमोट एरिया हो, ठीक है। तो जो रिमोट एरिया है, दूर दराज का क्षेत्र है, विद इट्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज पुअर, और यहाँ पे अनुपातिक रूप से देश के गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, ग्रेटर मतलब कहीं ज़्यादा रूप से देखें। बोर द ब्रंट, तो ये कह रहा है कि भी हिंटरलैंड जो है, ये सब्जेक्ट भी है भी यहाँ पे, इसकी वर्ब है ये है, और बियर द ब्रंट जो है बताया था सबसे बुरा परिणाम भुगतना होता है। तो इसने सबसे बुरी स्थिति को झेला है। किसकी बुरी स्थिति? राइजिंग फूड प्राइसेस, जो बढ़ती हुई खाद्य कीमतें हैं उसकी, विद रूरल फूड प्राइस इन्फ्लेशन। इसमें देखो क्या हुआ कि ग्रामीण जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, जो खाद्य महंगाई है, स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब रेस होता है, दौड़ना होता है, रन कह सकते हो, रेस कह सकते हो, तेज गति से दौड़ने को बोलते हैं, ठीक है। स्करी भी कह सकते हो या हैसन कह सकते हो। तेज गति से दौड़ने को क्या बोलते हैं? स्प्रिंट। ये तेज गति से दौड़कर गया 5.18% पर। कहां से? दिसंबर में ये इतना था, ठीक है। ऑयल्स एंड फैट्स जो हैं, इसकी वर्ब क्विकेंड है, ये जल्दी से बढ़कर कहां चला गया? सबसे तेज गति से ये बढ़ा और ये कितने पर पहुंच गया? 18.7% पर, ठीक है। फिर समझिए, प्रोविजनल एस्टिमेट्स की वर्ब शो है, हिंटरलैंड की वर्ब बोर, मतलब बेयर की सेकंड फॉर्म है, बेयर द ब्रंट एक फ्रेज होती है, इसका मतलब किसी भी डिफिकल्टी के सबसे बुरे परिणाम को भुगतना, ठीक है। तो प्रोविजनल एस्टिमेट्स वो शो करते हैं कि हिंटरलैंड जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन देश के गरीबों का है, इसने बुरा परिणाम भुगता किसका? राइजिंग फूड प्राइसेस का, जिसमें रूरल फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो तेज गति से बढ़कर यहाँ पहुँच गई, दिसंबर में इतनी थी। और ऑयल और फैट्स हैं वो सबसे तेज गति से बढ़े, और कितनी तेज गति से बढ़े? 18.7% की गति से बढ़े। दो द आरबीआई हैड बीन एक्सपेक्टेड, दो यद्यपि मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो दो द आरबीआई हैड बीन एक्सपेक्टेड, तो आरबीआई से ये एक्सपेक्ट किया गया था, ये पैसिव वॉइस हो गया बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो आरबीआई से ये एक्सपेक्ट किया गया था टू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग इट्स पेंडेमिक एरा पॉलिसी स्टांस। स्टांस का मतलब प्रवृत्ति होती है, स्टांस का मतलब एक प्रकार से आपका स्टैंड क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका आउटलुक क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो स्टांस है। तो यद्यपि आरबीआई से एक्सपेक्ट किया गया था कि ये नॉर्मलाइज करना शुरू करेगी, मतलब सामान्यकरण करना, वापस से मतलब जो आपने इंटेंस मेजर्स ले रखे हैं, कुछ बहुत ही पावरफुल कदम आपने उठा रखे हैं, फिर से सामान्य स्थितियों को बहाल करने का प्रयास करना, वो नॉर्मलाइज करना है। तो आरबीआई से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि आरबीआई स्टार्ट करेगा नॉर्मलाइज करना, किस चीज़ को? जो पेंडेमिक के समय इसने जो पॉलिसी अपना रखी थी, उन पॉलिसीज़ को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करेगा। किस में? फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में, ठीक है, एमपीसी की मीटिंग में। एंड रीअफर्म, रीअफर्म का मतलब फिर से दृढ़ता से कहना, फिर से कोई चीज़ का दावा करना कि हाँ ये चीज़ सच है, ठीक है। और फिर से दावा करेगा। इट्स रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब यहाँ दृढ़ संकल्प है। इट्स यहाँ पे आरबीआई के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, ये दो इट्स होते हैं, एक तो ये इट्स होता है, एक ये इट्स होता है। ये वाला जो इट्स है, ये इट इज का शॉर्टर वर्जन है। ये वाला जो इट्स है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये इसका जो दृढ़ संकल्प है क्या, कि ये इन्फ्लेशन को कंटेन करे। कंटेन करने का मतलब रेस्ट्रिक्ट होता है, कर्ब होता है ना, कंट्रोल होता है, कि ये इन्फ्लेशन को रोकेगा। सेंट्रल बैंक रिटेन्ड, अब देखो यहां से यहां तक की एक बात कंप्लीट हो गई। तो अब मैंने कहा कि दो जब आता है, ऑल दो आता है, तो दो वाक्य ऐसे मिलेंगे जो विरोधाभासी होंगे। इसका मतलब जब भी आपको दो या ऑल दो मिले, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा क्लोज जो है वो स्टार्ट मिलेगा आपको या तो कॉमा से, या स्टिल से, या यट से, ठीक है ना। जब भी दो या ऑल दो से सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं, तो या तो कॉमा आएगा, या स्टिल आएगा, या यट आएगा। फिर भी सेंट्रल बैंक जो है रिटेन, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना, कोई चीज़ को कंटिन्यू करना। इसने बनाए रखा स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब यथास्थिति, एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जैसी स्थिति है वैसा का वैसा, कोई बदलाव नहीं। तो इसने यथास्थिति को बनाए रखा। फरवरी से पहले जो स्थिति थी वो का वो बना के रखा। पेंडेमिक एरा में जो पॉलिसी स्टांस था वो का वो रिटेन किया। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस उद्देश्य से। इस इन ऑर्डर टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? देखो, इन ऑर्डर टू को रिप्लेस किया जा सकता है सो एज टू से। बात एक ही है, दोनों का मतलब के उद्देश्य से होता है। किस उद्देश्य से? सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के उद्देश्य से। फिर समझिएगा,
यद्यपि आरबीआई से एक्सपेक्ट ये किया गया था कि आरबीआई पेंडेमिक के समय का जो पॉलिसी स्टांस था उसको बदलेगा फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में और फिर से अपना संकल्प दोहराएगा कि वो इन्फ्लेशन को रोकना चाहते हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक ने अपनी यथास्थिति को बना के रखा, कारण कि इसने कहा कि भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए इसने कोई भी अपना स्टांस चेंज नहीं किया। गवर्नर शक्तिकांता दास हैज डिफेंडेड द आरबीआईज प्रोजेक्शन। गवर्नर शक्तिकांता दास ने डिफेंड किया क्या चीज़? आरबीआई के प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्शन का मतलब होता है गैस, अनुमान। तो आरबीआई का जो अनुमान था ना उसको डिफेंड किया। डिफेंड का मतलब प्रोटेक्ट किया, उसकी सुरक्षा की। क्या प्रोजेक्शन? इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई के लिए, टू स्लो टू 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 23। कि आरबीआई ने पहले कहा था कि फरवरी के जो फाइनेंशियल ईयर 23 है, 2023 है वित्त वर्ष, उसमें महंगाई कम होकर कितनी हो जाएगी? 4.5%। शक्तिकांता दास से पूछा कि साहब आप ये महंगाई इतनी कम कैसे कर दोगे? तो उन्होंने अपने व्यू को डिफेंड किया कि हाँ सब हम कर लेंगे। कैसे? बाय साइटिंग। साइट का मतलब होता है हवाला देना, रेफरेंस देना, ठीक है। क्या करके? बेस इफेक्ट का हवाला देकर। बेस इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए आपने 2020 को आधार वर्ष मान लिया और 2021 के आप आंकड़े देख रहे हो, यहाँ पर लेट्स से कि आप 1% पर हैं, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कोई भी प्रतिशत ना लेके इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आपका स्कोर मान लीजिए 100 है और यहाँ पे आपका स्कोर 200 है, तो जस्ट डबल हो गया इसको देखते हुए, ठीक है। ये बेस इफेक्ट है। तो ऐसा ही कहना चाह रहा है कि बेस इफेक्ट का हवाला देते हुए एज द कोज, क्या कहा कि ये कारण है। किस चीज़ का कारण है? फॉर हायर हेडलाइन इन्फ्लेशन, कि जो अधिक हेडलाइन इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोला मैंने? जिसमें सारी महंगाई को शामिल करेंगे, फूड और एनर्जी भी शामिल होगी। तो पूरी की पूरी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसका वो कारण बताया कि हायर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इस वित्त वर्ष में, वही कारण है इसका। एंड प्रेडिक्टेड, और इसने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्ट किया क्या? दैट इज सिमिलर बेस इफेक्ट, कि यही जो बेस इफेक्ट है यही हेल्प करेगा किस चीज़ में? इनेबल करने में। हेल्प के साथ में देखिए सीधा बेस फॉर्म लगा रखी है, तो हेल्प के साथ दो सिचुएशन बनती है। आप चाहें तो बेस फॉर्म लगाएं, चाहे तो 2+ बेस फॉर्म लगाएं, बोथ आर राइट। लेकिन ज़्यादा ट्रेंड में आजकल ये चल रहा है, आप देख रहे हैं अखबार में बार बार में यही मिलता है, तो हेल्प के साथ सीधा V0 लगा सकते हैं। तो ये इनेबल करेगा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीने में। फिर समझिए, गवर्नर शक्तिकांता दास की वर्ब है वो हैज़ डिफेंडेड है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, डिफेंडेड मैन वर्ब। तो शक्तिकांता दास जो गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने डिफेंड किया आरबीआई के प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्शन का मतलब गैस होता है, नाउन है ये। किस लिए? इन्फ्लेशन का जो अनुमान था कि इन्फ्लेशन जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4.5% तक रहेगी, ठीक है, मतलब कम होकर इतनी पहुंच जाएगी। इस चीज़ को डिफेंड किया। कैसे? इन्होंने कहा कि बेस इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेस इफेक्ट जो है वो कारण है किसका? हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का। अभी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के आंकड़े आपको ऊपर दिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये आंकड़े इसलिए ऊपर दिख रहे हैं क्योंकि बेस इफेक्ट काम कर रहा है। और इन्होंने ये भविष्यवाणी करी कि भाई हम यही बेस इफेक्ट काम में लेंगे। जब आप बात कर रहे हो 23 में 4.5%, तो यही नीचे लेकर आएगा महंगाई को, यही बेस इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि हम आज की तुलना में महंगाई को मापेंगे तो फिर वो पहुंच जाएगी वहां तक, ठीक है। द आरबीआईज अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब गैस होता है, अनुमान होता है। तो आरबीआई के जो अनुमान है, हाउएवर, हालांकि, विरोधाभासी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए हाउएवर लगाते हैं। कुड अनरेवल, अनरेवल का बताया था गो रॉन्ग या फेल। कुड यहाँ पे संभावना बताएगा, पॉसिबिलिटी बताएगा। तो आरबीआई के जो अनुमान है हो सकता है कि वो फेल हो जाएं। इफ स्टॉर्म क्लाउड्स ऑन द होरिजन इंटेंसिफाई। स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब तूफानी बादल। अब तूफान के बादल का मतलब यहाँ पे अप्रिय स्थिति, अनप्लीजेंट सिचुएशन, या फिर आप यूँ कहें कि कोई ओमिनस सिचुएशन है, ठीक है। स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब कोई ओमिनस सिचुएशन मान लीजिए। ओमिनस सिचुएशन का मतलब कोई अप्रिय स्थिति, कोई खराब समय अगर आ गया उसको मान लो। ऑन द होरिजन का मतलब क्षितिज पर, इसका मतलब स्थितियां आपको इस तरह से मिल जाए। इंटेंसिफाई का मतलब और प्रबल हो जाना और स्ट्रांग हो जाना, ठीक है। तो आरबीआई के जो अनुमान है, आरबीआई ने जो कहा है कि इतना इसकी महंगाई कम होकर इतनी हो जाएगी, ये हो सकता है कि अनरेवल हो जाए, हो सकता है कि अनुमान फेल हो जाए अगर स्थितियां, कुछ अप्रिय स्थितियां इंटेंसिफाई हो जाए तो, ठीक है। अनसर्टेनिटी ओवर द यूक्रेन रशिया टेंशंस। तो ये कह रहा है जो अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, इन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, इन टेंशंस को लेकर जो दौर बना हुआ है। तो देखो अनसर्टेनिटी किसको लेकर बनी हुई है, उसके लिए ओवर लगाया है। तो अनसर्टेनिटी है यूक्रेन रशिया रिलेशन टेंशंस को लेकर। इस अनसर्टेनिटी ने क्या किया? पुश किया।
ग्लोबल क्रूड प्राइसेज, जो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें हैं उनको, और कहां पहुंचा दिया, 7 ईयर हाई, मतलब 7 साल के उच्चतम स्तर पर, अर्लियर दिस वीक, इस वीक के शुरुआत में। ठीक है, तो इस वीक के शुरुआत में ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को इसने पहुंचा दिया यहां पे। तो अनसर्टेनिटी जो है, अनिश्चितता जो है यूक्रेन रशिया टेंशंस को लेकर, इसने ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को पहुंचा दिया 7 ईयर हाई, 7 साल के उच्चतम स्तर पर, अर्लियर दिस वीक, इस वीक के शुरुआत में। अर्लियर जो है वो टाइम में पहले के लिए आता है, अर्लियर का ऑपोजिट करेंगे लेटर। ठीक है, अर्लियर का ऑपोजिट लेटर होगा। टाइम की बात करें, टाइम में पहले के लिए अर्लियर, टाइम में बाद के लिए लेटर। ठीक है, जनवरीज इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब बात करें जनवरी में जो महंगाई है, किस में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस में, विच रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है शो करना। अब ये विचार है वो इस महंगाई के लिए आ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये जो महंगाई है दर्शाती है रिटेल फ्यूल प्राइसेस। इसमें हम क्या देखते हैं कि खुदरा तेल की कीमतें कितनी हैं, फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल की बात हम कर रहे हैं, स्लोड। अब ये जो इन्फ्लेशन है ये स्लो हुई। ए माइट का मतलब है थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, फ्रॉम दिसंबर की तुलना में, बट वॉज स्टिल एट 9.36%, लेकिन कम होकर भी कितनी थी, अभी भी 9.36% थी। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ, इतने आंकड़े थे। तो जनवरी का जो इन्फ्लेशन है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस में, जो कि दिखाता है रिटेल फ्यूल प्राइसेस को, एक स्लो हुई, थोड़ी बहुत स्लो हुई दिसंबर की तुलना में, लेकिन अभी भी 9.36% पर थी। आगे कह रहा पंप प्राइसेस हैव स्टेड। पंप प्राइसेस जो है भाई, पंप पर, पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल किस कीमत पर मिलता है, वो पंप प्राइसेस हैं। तो पंप प्राइसेस जो हैं वो रहे, स्टैटिक का मतलब स्थिर, ठीक है, ये बदले नहीं, कांस्टेंट रहे। फॉर अ वाइल का मतलब थोड़े समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पंप प्राइसेस जो हैं वो बने हुए हैं स्टैटिक, वो स्थिर बने हुए हैं थोड़े समय के लिए। अ लाइकली इफेक्ट, संभवतया ये असर है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, लाइकली का मतलब संभावित रूप से, पॉसिबली। तो ये पॉसिबल इफेक्ट है ऑफ द पोल सीजन, किसका, चुनावी सत्र का, क्योंकि चुनाव के दौर चल रहा है, इस कारण से ये पंप प्राइसेस जो हैं अब स्टैटिक बने हुए हैं, कम या ज़्यादा नहीं हुए हैं, इसका कारण ये है। ठीक है, तो पंप प्राइसेस की वर्ब है वो हैव स्टेड है। द सेंटर में सून, सेंटर की वर्ब है वो मे हैव है, सून है वो एडवर्ब है। तो जल्द ही सेंटर हो सकता है, क्योंकि मे दे रखा है तो मे संभावना बताता है, तो ऐसा हो सकता है कि सेंटर को करना पड़े क्या, अलाउ ऑयल मार्केटर्स, जो ऑयल की मार्केटिंग करते हैं, ऑयल के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको हो सकता है अलाउ करना पड़े, किस लिए, पास ऑन द ग्लोबल प्राइस इंक्रीज। पास ऑन का मतलब जैसे एक के पास कोई चीज़ है तो वो दूसरे के पास भेज दे, ये किसी तीसरे के पास भेज दे, ये है पास ऑन। ठीक है, द ग्लोबल प्राइस इंक्रीज, द वैश्विक रूप से तेल की कीमतें बढ़ी है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है ये शायद अब अलाउ कर देंगे सरकार कि भाई आप इस इंक्रीज को खुद तो कब तक भुगतोगे, आप आगे उपभोक्ताओं से लो, कंज्यूमर्स तक पहुंचा दो। विच कुड स्पर, इससे क्या होगा, इससे हो सकता है कि महंगाई फर्दर मतलब आगे, स्पर का मतलब बढ़ना, यहाँ पे स्पर का मतलब एनकरेज होना, बूस्ट होना, स्पर का मतलब ये होता है एनकरेज या बूस्ट। तो हो सकता है कि इससे महंगाई बढ़ जाए और कट एक्साइज ड्यूटीज, या फिर क्या हो, या फिर यहां पे एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है। ठीक है, रिजल्टिंग इन, जिससे क्या परिणाम पड़ेगा भाई, या तो क्या होगा, कंज्यूमर से पैसा लो, कंज्यूमर से लोगे तो महंगाई बढ़ गई, या फिर आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दो, एक्साइज ड्यूटी कम कर दोगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि एक्सचेकर का मतलब खजाना होता है, खजाने में लोअर रेवेन्यू, पैसा कम आएगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, सेंटर की वर्ब में हैव है, तो सेंटर को हो सकता है कि अलाउ करना पड़े ऑयल मार्केटर्स को, किसके लिए, कि वो ग्लोबल प्राइस इंक्रीज को बढ़ाकर, जो बढ़ रही तेल की कीमतें हैं उसको कंज्यूमर्स से लें, जो कि क्या कर सकती है, इन्फ्लेशन को आगे बढ़ा सकती है। फर्दर का मतलब आगे, एक होता है फार्दर का मतलब होता है दूर, या फिर क्या करे, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दे। इससे क्या होगा, इससे परिणाम ये निकलेगा, रिजल्ट इन की जगह पे आप लीड टू भी लिख सकते हो। इसका परिणाम ये निकलेगा कि रेवेन्यू कम हो जाएगा, किसके लिए, एक्सचेकर के लिए, खजाने के लिए। राइट, ऐड टू दिस मिक्स, जितनी बातें हमने करी है उसमें ये चीज और जोड़ दें। ऐड टू द मिक्स का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया है इसमें ये चीजें और इंक्लूड कर लेते हैं। द अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी, अनइवन, इवन का मतलब समान गति से, समान स्तर पर, अनइवन का मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता हुआ। तो जो अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी है, ठीक है, आर्थिक
रिकवरी तो हुई है, चीज़ें फिर से सही तो हुई हैं, लेकिन अनइवन गति से हुई हैं, कुछ एग्जैक्टली आप कह नहीं सकते कि इस गति से बढ़ी हैं, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है ऐसा। तो कह रहा है इस चीज़ में एक चीज़ और जोड़ दो, जो अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी है किससे, पेंडेमिक से, एंड द आउटलुक, और जो आउटलुक है, जो दृष्टिकोण है, गेट्स इवन मोर क्लाउडी। अब ये गेट्स की जगह पे आना चाहिए गेट, क्योंकि दो चीज़ें हो गई, एक तो रिकवरी और एक इसका आउटलुक, ठीक है, तो गेट आना चाहिए प्लूरल वर्ब। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अब और क्लाउडी हो चली हैं। क्लाउडी का मतलब है ऑब्सक्योर, ठीक है, मर्की, कहने का मतलब धुंधली हो गई हैं, संदेहास्पद हो गई हैं, एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इस चीज़ में एक चीज़ और जोड़ देते हैं कि अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी जो है पेंडेमिक से, कि वैश्विक महामारी से जो रिकवरी होनी थी इकोनॉमी की, वो अनइवन गति से हुई, और आउटलुक जो है, हमारा दृष्टिकोण जो है इसको लेकर, वो भी यहाँ तक कि मतलब इवन मोर क्लाउडी, और ज़्यादा ये संदेहास्पद हुआ है, और ज़्यादा क्लैरिटी का अभाव इसमें देखने को मिल रहा है। IHS मार्केट्स मंथली सर्वे, तो IHS मार्केट ये एक सर्वे करने संस्था है, इसका जो मंथली सर्वे रहा, मंथली यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, मंथली एडवर्ब भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, LY एंडिंग है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के अंदर आते हैं, मंथली है, डेली है, या फिर आप कहें वीकली है, आवरली है, लाइकली है, अनलाइकली है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि सर्वे को मॉडिफाई कर रहा है, सर्वे नाउन है, ठीक है। IHS मार्केट का जो मंथली सर्वे हुआ ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स, किसका सर्वे, परचेजिंग मैनेजर्स का, ठीक है, ये भी एक इंडेक्स होती है। शोज, तो ये सर्वे दिखाता है, ये इसकी वर्ब है। दैट कंजंक्शन है कि दो, यद्यपि, बताया था दो का काम क्या है, दो वाक्यों को, दो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ना, कंजंक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स एक्सपेंडेड लास्ट मंथ, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले क्षेत्र के अंदर आउटपुट बढ़ा, नए ऑर्डर्स बढ़े, एक्सपेंड का मतलब विस्तार होना, ये इसकी वर्ब है, दोनों की वर्ब है ना, लास्ट मंथ पिछले महीने। फिर भी क्योंकि दो जोड़ दिया तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ रेट्स ईज्ड, फिर भी जो वृद्धि की दर है वो ढीली पड़ गई, ईज हुई मतलब कम हुई, ठीक है। तो कह रहा है IHS मार्केट का जो मंथली सर्वे रहा, परचेजिंग मैनेजर ये इंडेक्स होती है एक, इसका ये दिखाता है कि यद्यपि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और न्यू ऑर्डर्स एक्सपेंड हुए पिछले महीने, लेकिन ग्रोथ रेट्स जो है वो कम हुई। अनसर्टेनिटी अराउंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, जो अनिश्चितता का दौर है, किसको लेकर, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर कि वृद्धि की संभावनाएं क्या हैं, इसको लेकर जो अनिश्चितता है। स्टेम्ड फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम, जो निकल कर आया है किससे, कंसर्न्स, चिंताओं से। चिंता किस बारे में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है महंगाई संबंधी, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर वो निकल कर आया कंसर्न से, कंसर्न किस बारे में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को लेकर, महंगाई के दबाव को लेकर, ठीक है। द RBI जनवरी सर्वे शोज, RBI का जनवरी में जो सर्वे हुआ वो दिखाता है, ये सर्वे की वर्ब हो गई। हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट, ये इसकी वर्ब हो गई। हाउस होल्ड्स का मतलब हम घरेलू लोग जो हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन, मतलब हमें ऐसा लगता है, जो परिवार हैं उनको लगता है कि महंगाई कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, अ ईयर अहेड, मतलब एक साल के बाद, ठीक है। तो कह रहे हैं RBI का जनवरी सर्वे ये शो करता है कि हाउस होल्ड्स का ये अनुमान है कि इन्फ्लेशन 10.7% पर रहेगी एक साल बाद। दो दिस इज ए कंफर्टिंग डिक्लाइन, लेखक कह रहा है यद्यपि ये थोड़ी बहुत गिरावट है, ये जो महंगाई के आंकड़े हैं इतना लेके चल रहे हो, पहले तो इतना लेके चल रहे थे आप, तो इसका मतलब थोड़ी सी गिरावट तो है। तो ये कंफर्टिंग मतलब राहत देने वाली, ये आपके एडजेक्टिव हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, डिक्लाइन यहाँ पे नाउन हो गया, तो ये थोड़ा सा राहत देने वाली गिरावट है। फ्रॉम द 12.6% सीन इन नवंबर, जो 12.6% देखी गई थी नवंबर में। द सिग्निफिकेंट गैप, ये जो बड़ा अंतर है, सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे बड़े से है, कंसिडरेबल से है, ठीक है। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब आप लेंगे कंसिडरेबल। तो ये जो बड़ा गैप है बिटवीन द RBI's प्रोजेक्शंस, RBI के अनुमान, और हाउस होल्ड्स व्यूज, और जो ये परिवार हैं उनका जो दृष्टिकोण है, RBI कुछ अलग आंकड़े दे रहा है, परिवार कुछ अलग सोच रहे हैं, तो ये बड़ा जो गैप है, सजेस्ट, ये गैप संकेत देता है, सुझाता है क्या, कंज्यूमर्स परसेप्शंस, परसेप्शन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ को बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, धारणा को बोलते हैं, नॉलेज को बोल सकते हैं, ठीक है। परसेप्शन का मतलब नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये यहाँ पे ये संकेत देता है कि कंज्यूमर्स के जो परसेप्शंस हैं,
कंज्यूमर्स प्लूरल है, प्लूरल के बाद अपोस्ट्रोफी देखो लगाना होता है, ऐसे लगाते हैं, एस के बाद लगेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर्स का जो परसेप्शन है प्राइस गेन्स का, कीमतें बढ़ने का, आर वो परसेप्शन, मतलब ये जो परसेप्शंस हैं, आर मार्कडली का मतलब होता है अपेरेंटली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ये स्पष्ट रूप से हायर कहीं ज़्यादा है, एंड कुड लाइकली कॉन्स्टेंट देयर स्पेंडिंग, और अगर ये ऐसा सोचते रहेंगे तो हो सकता है, लाइकली मतलब संभावित रूप से, कॉन्स्टेंट का मतलब नियंत्रित करना है, कर्ब करना है, रिस्ट्रेन करना है, कंट्रोल करना है, तो हो सकता है कि वो अपने खर्चे को रोक लें, क्योंकि उनको लगता है महंगाई इतनी बढ़ेगी तो शायद खर्चा नहीं करें, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई यद्यपि ये एक कंफर्टिंग डिक्लाइन है, ये गिरावट जो है 12.6% सोचा गया था नवंबर में, अभी आप 10.7% सोच रहे हो, हालांकि इसमें कंफर्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो बहुत बड़ा गैप है, आरबीआई कुछ अलग सोचता है, आरबीआई के अनुमान अलग है, और जो परिवार हैं उनके व्यूज़ अलग हैं, तो ये जो गैप है ये सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर का जो परसेप्शन है, कंज्यूमर जो सोच रहे हैं प्राइस गेन्स के बारे में, कीमतें बढ़ने के बारे में, वो जो परसेप्शंस हैं वो मार्कडली हायर हैं, हायर एडजेक्टिव है और मार्कडली एडवर्ब है, वो स्पष्ट रूप से कहीं ज़्यादा है, और हो सकता है कि इससे असर क्या पड़े कि वो अपने स्पेंडिंग को, देर यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए आ रहा है, अपने खर्चे को वो रोक लें, कॉन्स्ट्रेन कर लें। दिस इज अनडिजायरेबल, ये चीज़ जो है वो अवांछनीय है, अनडिजायर मतलब अवांछनीय, मतलब ऐसी चीज़ चाही नहीं गई है। एज द एनएसओज एडवांस एस्टिमेट्स, एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, तो दिस इज अनडिजायरेबल, दिस की वर्ब इज है, अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल आ रहा है, ठीक है, एबल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि एज आ गया कंजंक्शन। एनएसओ के जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं, एनएसओ का जो अग्रिम एस्टिमेट्स पूर्वानुमान है जीडीपी ग्रोथ को लेकर फॉर द करंट फिस्कल, इस वर्तमान वित्त वर्ष के लिए, शो, ये एस्टिमेट्स शो करते हैं क्या, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब होता है फॉल बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब है फॉल बिहाइंड, पिछड़ना, पीछे रहना, तो ये दिखा रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, जो निजी उपभोग का जो खर्चा है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो अभी भी पिछड़ रहा है द प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20, जो वित्त वर्ष 2020 का प्री पेंडेमिक लेवल था, इस वैश्विक महामारी से पहले का लेवल था, उससे पीछे है। तो दिस की वर्ब इज है, एस्टिमेट्स की वर्ब है वो शो है, ठीक है, लैग बिहाइंड का मतलब फॉल बिहाइंड है। आगे कह रहा है एनी वर्सनिंग, कोई भी अगर और ज़्यादा एग्रेवेट होता है, वर्सन का मतलब क्या होता है, एग्रेवेट होना, स्थितियों का बद से बदतर होना, वर्सन का मतलब है एग्रेवेट, और ज़्यादा खराब होना, तो कोई भी अगर और चीज़ इस फ्रंट पर, इस मोर्चे पर, इस पार्ट में कुछ और खराब होता है तो ये क्या कर सकता है, ये वर्सनिंग चैलेंज कर सकती है। कुड संभावना बता रहा है, ये इसकी वह बेस फॉर्म है, किस चीज़ को, आरबीआई के ऑब्जेक्टिव को, आरबीआई के उद्देश्य को, आरबीआई के लक्ष्य को, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम, क्या लक्ष्य, होल्डिंग डाउन इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई का लक्ष्य फिलहाल क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड डाउन करें, होल्ड डाउन का मतलब लोअर लेवल पे ही मेंटेन करें, नीचे ही बनाकर रखें, टू सपोर्ट ग्रोथ, किसके लिए, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो शायद अगर इस फ्रंट पर कुछ भी वर्सनिंग होती है, कुछ भी और बदतर होती है चीज़ें, तो ये आरबीआई का जो लक्ष्य है कि इंटरेस्ट रेट को कम ही रखना चाहती है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, उस लक्ष्य को चैलेंज मिलेगा ये शायद आरबीआई फिर इस ऑब्जेक्टिव पर टिका हुआ ना रहे। विद गवर्नर दास असर्टिंग, असर्ट का मतलब क्लेम करना, गवर्नर शक्तिकांता दास जो है वो ये दावा कर रहे हैं, असर्ट का मतलब है क्लेम करना, वो ये दावा कर रहे हैं दैट कि प्राइस स्टेबिलिटी रिमेन्स, कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है, कीमतों की स्थिरता जो है वो बना हुआ है प्राइम फोकस, प्रमुख एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। द आरबीआई मस्ट बी रेडी, आरबीआई की वह मस्ट बी है, तो आरबीआई को जरूर से तैयार रहना चाहिए टू रैपिडली रिकैलिब्रेट इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, किसके लिए, रैपिडली, तेज गति से, रिकैलिब्रेट क्या होता है, रिकैलिब्रेट का मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टर करना, फिर से मापन करना, ठीक है, बदलना, रिवाइज करना। तो आरबीआई को तैयार रहना चाहिए कि वो तेज गति से चेंज करे अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान, जो भी महंगाई संबंधी अनुमान आपके हैं उनको चेंज करें, एंड शिफ्ट पॉलिसी स्टांस, और पॉलिसी स्टांस जो है, आप नीति को लेकर जो भी कुछ सोच रहे हो उसको शिफ्ट करें, बदले, टू मैच, किस लिए, अपने मैंडेट को मैच करने, मैंडेट मतलब इंस्ट्रक्शन होता है, ऑर्डर होता है, डिक्री होती है, तो इन चीज़ों को मैच करवाने के लिए, या फिर रिस्क ले, खतरा उठाए, हर्टिंग इट्स क्रेडिबिलिटी, हर्ट का मतलब चोट पहुंचना,
क्रेडिबिलिटी का मतलब साख होता है, जो इसकी इज्जत है, इमेज है, प्रेस्टीज है, उसको यहाँ पे नुकसान होगा, इसका खतरा उठाए। तो गवर्नर शक्तिकांता दास ने यहाँ पे असर्ट किया है, दावा किया है कि प्राइस स्टेबिलिटी की वर्ब रिमेंस हो गई। प्राइस स्टेबिलिटी अभी प्राइम फोकस है, ये कहा है कि हम कीमतों की स्थिरता को सबसे पहले ध्यान में रख रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई को ये जरूर तैयार रहना चाहिए कि या तो फटाफट से अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को रिकैलिब्रेट करे, चेंज करे, पॉलिसी स्टांस को बदले, ताकि जो भी इसने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी मैंडेट इसने दिया है, डिक्री दी है, इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑर्डर दिया है कि भाई हम ऐसा करेंगे, तो इस चीज़ को मैच करें। या फिर क्या होगा, इसकी साख पर यहाँ का मतलब नुकसान पहुँचेगा, इसकी जो इज्जत है, प्रेस्टीज है, इमेज है, उसको नुकसान पहुँचेगा। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।